हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है, सीटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो करिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को अभी से परखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टाइम मेजरमेंट का बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, एग्ज़ाम में छूट जाता है, उनका कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अपनी तैयारी को इतना रखिए कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें, देखते ही क्वेश्चन टिक लगा दें, तब तो आपकी तैयारी बेहतर है। तो इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बताइएगा, 15 क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ आज। तो बताइएगा, ये 2016 का पेपर 1 का है। तो चाहे पेपर 2 वाले हों चाहे 1 वाले हों, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी सेम पूछी जा रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए, तो बताइएगा, पहला है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होता है जो शिक्षण अधिगम के साथ साथ चलता है, और मूल्यांकन को अलग अलग गतिविधि के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि मूल्यांकन को अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, तो बताइएगा, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। दूसरा है अनुभव के परिणाम के स्वरूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तीसरा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, तो यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनावाद क्या है? रचनावाद क्या होता है, तो रचनावाद एक अधिगम का सिद्धांत है जो इस बात पर जोर देता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है रचनावाद में, और अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। दूसरा है किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पर विश्वास होता है कि बच्चे सीख सकते हैं, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके सीखने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। बच्चे और भी सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, तो बताइएगा। तो पहला है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। दूसरा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तीसरा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई। चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा कि पठन वैकल्प एक विशिष्ट विशेषता किसकी है, तो यह ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई हो जाएगा। इसका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है, तो बताइएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। दूसरा है परंपरागत विधि। तीसरा है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। चौथा ऑप्शन हो जाएगा निगमनात्मक विधि। तो वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल
व प्रयास शामिल है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये अधिगम केंद्रित विधि हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित वह विधि होती है जिसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाता है और इस विधि में बच्चे अपनी गति से सीखते हैं और अपनी समझ के अनुसार सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, दूसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, तीसरा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो यही राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान सोच से संबंधित होता है और संवेग एक भावना होती है। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो पहला है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, दूसरा है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। एक शिक्षक को बच्चों के समस्याओं को दूर करना चाहिए, उन्हें सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए जिससे वह सहज रूप से किसी भी चीज़ को सीख सके। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, दूसरा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, दूसरा है एक आर्थिक अवधारणा है, तीसरा है एक जैविक निर्धारक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो समाज के द्वारा निर्धारित होती है। तो यही आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक विकास किससे संबंधित है? शारीरिक विकास संबंधित होता है तो जो शरीर के वृद्धि और मोटर कौशलों का विकास होता है। और संज्ञानात्मक क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास सोचने समझने स्मरण शक्ति याद का होता है। यह मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास किससे संबंधित है? तो सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट है जो दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके होता है। संवेदनात्मक विकास किससे संबंधित है? तो यह इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो पहला है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। दूसरा है बुद्धि बहुआयामी जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है जो कई प्रकार की होती है, जैसे तार्किक, भाषाई, सामाजिक, भावनात्मक, ऐसी अनेक योग्यताएं होती है। बुद्धि को पूरी तरह से नहीं मापा जा सकता है। बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो सरकार, मीडिया, परिवार, विद्यालय। तो बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण उनका परिवार होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और अन्य परिवार के सदस्य से सीखता है क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। इसलिए बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार होता है। और द्वितीयक क्या होता है? तो बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण होता है, तो बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण होता है जैसे विद्यालय, मीडिया आदि। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो एक निष्क्रिय गतिविधि है, दूसरा एक अनुबंधित गतिविधि है, तीसरा है एक सामाजिक गतिविधि है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक व्यक्तिगत गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। उनका मानना है कि बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करके ज़्यादा सीखते हैं और नए नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे विशेषित करता है? तो पहला है विलंबित अनुकरण, दूसरा है विचारों की अनुक्रमणिकता। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे का दूसरा चरण है, जो लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु तक चलता है। विचारों की अनुक्रमणिकता क्या होती है जानिएगा। यह एक ऐसी मानसिक क्षमता की कमी होती है जिसमें बच्चे किसी क्रिया या घटना को उल्टे क्रम में नहीं सोच पाते। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप एक बच्चे को एक कप में पानी डालते हैं, उसके बाद उस पानी को एक चौड़े बर्तन में डाल देते हैं, जो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि पानी की मात्रा अभी भी वही है जो एक कप में पहले थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनका प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। दूसरा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तीसरा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे 15 क्वेश्चन कल देखेंगे।